राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज NIT रायपुर के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि टेक्नोलॉजी का विकास विज्ञान पर निर्भर होता है। इंजीनियरिंग में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए अत्याधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के बारे में जानकारी बनाए रखना आप सबके लिए सहायक सिद्ध होगा। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से लेकर माइक्रो RNA के अन्वेषण तथा प्रोटीन स्ट्रक्चर के प्रिडिक्शन तथा NI के उद्योग पर आधारित ऐसे कार्य साइंस और टेक्नोलॉजी की परंपरागत सीमाओं के ऊपर उठकर ही किया जा सकता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में किए गए इन कार्य से अनेक असाध्य बीमारियों के रोकथाम और इलाज के रास्ते खुलेंगे। यही इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में भी इनोवेशन को प्रोत्साहित करेगा। ये कहा जा रहा है कि जिस तरह इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद मनुष्यों के शारीरिक परिश्रमों को महीनों द्वारा सहायता और विस्तार प्राप्त हुआ, वैसे ही AI रिवॉल्यूशन से मानसिक क्षेत्र के बड़े बदलाव आए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रतिभाशाली इंजीनियर्स ने ऐसे अनोखे उद्यम स्थापित किए हैं जिनके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आपने योगदान का दायरा आप जितना अधिक विस्तृत करेंगे, उतना ही अधिक आपका व्यक्तिगत विकास होगा। बड़ी सोच बड़ी आकांक्षाओं को जन्म देती है। बड़ी आकांक्षाएं ही प्रभावशाली यथार्थ का रूप लेती है। कार्य जगत में प्रवेश करने की इस अवसर पर आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करने हैं तथा अपनी जीवन मूल्य निर्धारित करने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर के दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुई। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए चिकित्सा की आधुनिकतम तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। आपके निर्णय अनेक बार जीवन रक्षा से जुड़े होते हैं। मैं समझती हूँ कि आपको इस जिम्मेदारी का बोध है तथा अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह आप पूरी तन्मयता से एवं क्षमता के साथ करेंगे। मेडिकल प्रोफेशनल्स के तौर पर आप प्रायः ऐसे परिस्थितियों से गुजरते हैं जो बहुत चुनौतीपूर्ण होती है। उनका सामना करते लिए आप अपने भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख लेते हैं। भावुकता से मुक्त होकर कार्य करने और संवेदनशीलता की कमी होने के बीच बहुत थोड़ा सा फैसला होता है। दुनिया के अनेक प्रतिष्ठित एवं श्रेष्ठ चिकित्सकों ने मेडिकल प्रोफेशनल्स को मानवीय मूल्यों के साथ काम करने की सलाह देते हैं। राष्ट्रपति ने छात्रों से आह्वान किया कि वे वंचित वर्ग की सेवा के कार्य को प्राथमिकता दें। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 1 दशक के दौरान देशवासियों को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। देश के सभी नागरिकों तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। पिछले 1 दशक में देशवासियों को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आप 17 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक भी लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधीय परियोजना से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध हो रही है। पिछले 10 वर्षों में मेडिकल कॉलेजेस और MBBS तथा PG की सीटों में भी बढ़ोतरी हुई है। नए एम्स भी स्थापित किए गए हैं। एम्स संस्थान कम खर्चों में अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज एवं मेडिकल एजुकेशन देने के लिए जाने जाते हैं। एम्स संस्थानों के साथ देशवासियों को विश्वास जुड़ा हुआ है।
इसलिए बहुत बड़ी संख्या में लोग दूर दूर एवं एम्स के इलाज करने के लिए आते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कर्नाटक के मांड्या में श्री आदि चंचुनगिरी विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने मेडिकल छात्रों के लिए AI संचालित डिजिटल शिक्षा तकनीक डिजीमेड भी लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की स्थापना वास्तव में एक दूरदर्शी कदम है जो इसे आधुनिक शिक्षार्थियों, दार्शनिकों और साधकों के लिए एक आदर्श अरण्यक बनाता है। Swamiji, it was indeed far-sighted visionary step to have an institution nestled in the verdant landscapes of foothills, an ideal Aranaic for modern-day learners, philosophers, and seekers, a perfect setting for optimal exploitation of human resource, talent, energy, and for chosen pursuits. And when I think of such institutions that impart modern education yet hold cultural values at the center of it is Swamiji, someone like you and the gentleman, the great seer who started it 50 years ago in mind. Instantly, these great men of history and civilization are on the radar. The institution is seamless convergence of our cultural essence and modernity. Mahaswamiji, with your illustrious credentials in engineering, philosophy, the institutional foundations are bound to be firmer day by day, spinally very strong. उपराष्ट्रपति ने कहा कि हाशिए पर पड़े लोगों के लिए इस संस्था की सेवा अनुकरणीय है। वास्तव में सनातन धर्म के आलोचकों को ये करारा जवाब है। This institution is also an exemplification as to how our mandirs and much sustained culture, how these great institutions nurture societal values. These nerve centers act as epicenters for service to needy, challenged, vulnerable, marginalized. With 26 Sakha mutts across the world and over 500 educational institutions under the Shri Adi Chunchunagiri Sikshasana Trust, including schools for the blind, for the deaf and dumb, this institution's service to the marginalized is exemplary. Indeed, a befitting response to critics of Sanatan Dharma. Friends, largely such institutions selflessly service society. We need to be on guard as some seek to engage in activities that are far distanced from service to society and far distanced from wholesomeness. Indisputably, charity, assistance, or such handholding needs to be with no strings attached. As a matter of fact, our civilizational ethos tell us never speak of charity. Charity is never to be claimed. You do it and you forget about it. But alarmingly and worrisomely, some institutions have engaged in a structured manner to influence faith of the beneficiary, and faith is very dear to us. When you influence the faith of the needy, the marginalized, the vulnerable, things become really very critical. For a democratic nation, such a nefarious tendency is pregnant with serious consequences. Such not so well-being and not so well-intentioned designs aim to run down the spirit and essence of nationalism, our constitutionalism, and effect variation in the political landscape of the nation. In the process, freedom of faith gets impacted. It gets into captivity because of that allurement. We have to be very cautious about it. We need to be on guard as never before. The challenge is getting incremental. उपराष्ट्रपति ने छात्रों से कहा कि आज भारत अवसर की भूमि है। युवा शक्ति की देश के विकास में अहम भूमिका है।
You are fortunate to be living in times when Bharat is a land of hope and possibility, a situation that did not exist a decade ago. It is a land of investment and opportunity being accommodated by International Monetary Fund and the World Bank. You are the most vital stakeholders. You are the rock on which future prosperity of Bharat will stand out. Our youth demographic dividend is envy of the world, and it is you who will take Bharat to be a Viksit Bharat at 2047. Friends, my young friends, boys and girls, Bharat is no longer a nation with a promise. It is on the rise is unstoppable. Our economy is in upsurge mood, one of the highest GDP growth we have. The world envies it. We are being accommodated from all quarters. The last decade has been transformative for lives of millions in the last row. The people in the last row who had lost hope, there has been revolutionary transformation for the betterment in their lives. इससे पहले उपराष्ट्रपति श्री आदि चुनचन गिरी महासंस्थान मठ गए। उन्होंने कहा कि मठ का दौरा करके वो खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। श्री आदि चुनचन गिरी स्वामी जी द्वारा स्थापित यह प्रतिष्ठित मठ समृद्ध इतिहास और आध्यात्मिक मार्गदर्शन, शिक्षा और सामाजिक सेवा के केंद्र के रूप में खड़ा है। भारत की सांस्कृतिक विरासत के सच्चे प्रतीक के रूप में यह मठ भक्ति और सामुदायिक कल्याण के महत्व पर जोर देते हुए अनगिनत भक्तों को प्रेरित करता है। भारत और जर्मनी के बीच संबंधों को नई रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आए जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज का आत्मीय स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने 7वें अंतर सरकारी परामर्श की सह अध्यक्षता की। आईजीसी दोनों देशों के बीच एक सरकारी ढांचा है जिसमें दोनों पक्षों के मंत्री अपने अपने जिम्मेदारी वाले क्षेत्रों में चर्चा करते हैं और प्रधानमंत्री और चांसलर को अपने विचार विमर्श के परिणामों की रिपोर्ट देते हैं। दोनों नेताओं ने रक्षा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार, ऊर्जा, हरित और सतत विकास के क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की व्यापक समीक्षा की। आपसी संबंधों को विस्तार और ऊंचाई देने के लिए एआई, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्रों में नई पहल की गई। प्रधानमंत्री ने जर्मनी की फोकस ऑन इंडिया रणनीति और दोनों देशों के बीच शिक्षा, कौशल और गतिशीलता में हुई प्रगति का स्वागत किया। आईजीसी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछली आईजीसी बैठक के दौरान द्विपक्षीय सहयोग के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। 2 सालों में हमारी रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न क्षेत्रों में उत्साहजनक प्रगति हुई है। एक्सेलेंसी, 2022 में बर्लिन में हुई पिछली आईजीसी के दौरान हमने द्विपक्षीय सहयोग के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। 2 सालों में हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के विभिन्न क्षेत्रों में उत्साहजनक प्रगति हुई है। रक्षा, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग आपसी विश्वास का प्रतीक बना है। हमारी अर्थव्यवस्थाओं को डाइवर्सिफाई करने और डी रिस्क करने के प्रयासों में भी गति आएगी और सिक्योर, रिलायबल और ट्रस्टेड सप्लाई वैल्यू चेन खड़ी करने में मदद मिलेगी। क्लाइमेट के विषय में हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप हमने ग्लोबल स्तर पर रिन्यूएबल एनर्जी के निवेश पर उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाया है और आज ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप भी जारी किया है। हमें खुशी है कि भारत और जर्मनी के बीच शिक्षा, स्किलिंग और मोबिलिटी पर काम चल रहा है। जर्मनी द्वारा जारी की गई स्किल लेबर मोबिलिटी स्ट्रेटेजी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व तनाव, संघर्ष और अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रहा है। इंडो पैसिफिक में रूल ऑफ लॉ
और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को लेकर भी गंभीर चिंताएं हैं। ऐसे में भारत और जर्मनी की रणनीतिक साझेदारी मजबूत रूप में उभरी है। ऐसे समय में भारत और जर्मनी की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मजबूत एंकर के रूप में उभरी है। ये एक ट्रांजैक्शनल रिलेशन नहीं है, यह दो समर्थ और सशक्त डेमोक्रेसीज की ट्रांसफॉर्मेशनल पार्टनरशिप है। एक ऐसी पार्टनरशिप जो वैश्विक जगत और मानवता के स्टेबल, सिक्योर और सस्टेनेबल फ्यूचर के निर्माण में योगदान दे रही है। इस संबंध में पिछले हफ्ते आपने जो फोकस ऑन इंडिया स्ट्रेटेजी जारी की है, उसका स्वागत है। एक्सेलेंसी, मुझे खुशी है कि अपनी पार्टनरशिप को एक्सपांड और एलिवेट करने के लिए हम कई नए और महत्वपूर्ण इनिशिएटिव ले रहे हैं। होल ऑफ गवर्नमेंट से होल ऑफ नेशन की अप्रोच की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों देशों की इंडस्ट्री, इनोवेटर्स और युवा टैलेंटेड को जोड़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन हमारी साझा प्रतिबद्धता है। आज रोड मैप ऑन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी जारी किया जा रहा है। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स और क्लीन एनर्जी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमारा कोलैबोरेशन और सुदृढ़ बनेगा। इसके बाद दोनों नेताओं की मौजूदगी में विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें रोजगार और श्रम के क्षेत्र से जुड़ा संयुक्त घोषणा, उन्नत सामग्रियों पर अनुसंधान और विकास में संयुक्त सहयोग के आशय की संयुक्त घोषणा, कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा इंडो जर्मन ग्रीन मोबिलिटी साझेदारी के आशय का संयुक्त घोषणा, आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानून सहायता संधि, वर्गीकृत सूचना के आदान प्रदान और पारस्परिक सुरक्षा पर भी समझौता किया गया। इसके साथ ही इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप और नवाचार और प्रौद्योगिकी पर रोड मैप को मंजूरी दी गई। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। गोपनीय सूचनाओं के आदान प्रदान पर समझौता इस दिशा में एक नया कदम है। चांसलर शोल्ज के नेतृत्व में हमारी भागीदारी को एक नया मोमेंटम और डायरेक्शन मिला है। जर्मनी की फोकस ऑन इंडिया स्ट्रेटेजी के लिए मैं चांसलर शोल्ज का अभिनंदन करता हूं। इसमें विश्व के दो बड़े लोकतंत्रों के बीच पार्टनरशिप को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मॉडर्नाइज और एलिवेट करने का ब्लूप्रिंट है। आज हमारे इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी रोड मैप लॉन्च किया गया है। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन में होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच पर भी सहमति बनी है। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बल मिलेगा और सिक्योर, ट्रस्टेड और रेजिलिएंट ग्लोबल सप्लाई और वैल्यू चेन्स का निर्माण करने में भी मदद मिलेगी। साथियों, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज पर बनी सहमति इस दिशा में एक नया कदम है। आज संपन्न की गई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी से आतंकवाद और अलगाववादी तत्वों से निपटने में हमारे साझा प्रयास सशक्त होंगे। ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ के साझा कमिटमेंट पर दोनों देश निरंतर कार्यरत है। आज हमारी ग्रीन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप को आगे बढ़ाते हुए हमने ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पार्टनरशिप के दूसरे चरण पर सहमति बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष दोनों देशों के लिए चिंता का विषय है।
भारत का हमेशा से मानना रहा है कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता और भारत शांति बहाली के लिए हर संभव योगदान देने के लिए तैयार है। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम दोनों के लिए चिंता के विषय है। भारत का हमेशा मत रहा है कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता और शांति की बहाली के लिए भारत हर संभव योगदान देने के लिए तैयार है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रूल ऑफ लॉ सुनिश्चित करने पर हम दोनों एकमत हैं। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि 20वीं सदी में बनाए गए ग्लोबल फोरम 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने में सक्षम नहीं है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सहित अन्य मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। भारत और जर्मनी इस दिशा में सक्रिय रूप से सहयोग करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की युवा शक्ति जर्मनी की समृद्धि और विकास में योगदान दे रही है। हम भारत के लिए जर्मनी की कुशल श्रम रणनीतियों का स्वागत करते हैं। आज हमने स्किलिंग और वोकेशनल एजुकेशन में मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। आईआईटी चेन्नई और ड्रेसडेन विश्वविद्यालय में भी समझौता संपन्न हुआ है, जिससे हमारे स्टूडेंट्स ड्यूअल डिग्री का लाभ उठा पाएंगे। भारत की युवा शक्ति जर्मनी की प्रगति और समृद्धि में योगदान दे रही है। हम जर्मनी द्वारा भारत के लिए जारी की गई स्किल्ड लेबर स्ट्रेटेजी का स्वागत करते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे युवा टैलेंट पूल को जर्मनी के विकास में योगदान देने के बेहतर अवसर मिलेंगे। भारतीय टैलेंट की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी में इस विश्वास के लिए मैं चांसलर शोल्ज का अभिनंदन करता हूं। एक्सेलेंसी, आपकी भारत यात्रा से हमारी पार्टनरशिप को नई गति, ऊर्जा और उत्साह मिला है। इससे पहले आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज का स्वागत किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जर्मन चांसलर से मिलकर और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर उन्हें खुशी हुई, जो भारत जर्मनी मित्रता को रफ्तार देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे देशों के पास विकासात्मक सहयोग का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है और हम आने वाले समय में इसे और बेहतर बनाने की उम्मीद करते हैं। भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी की एक झलक आज दिल्ली में आयोजित 18वें एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस 2024 में देखने को मिली, जहां सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर कदम, हर मोर्चे पर भारत और जर्मनी की दोस्ती गहरी हो रही है। उन्होंने कहा कि अगले 25 साल भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी को नई बुलंदी देने वाले हैं। अब आने वाले 25 वर्ष इस पार्टनरशिप को नई बुलंदी देने वाले हैं। हमने आने वाले 25 वर्षों में विकसित भारत का एक रोडमैप बनाया है। मुझे खुशी है कि ऐसे महत्वपूर्ण समय में जर्मन कैबिनेट ने फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट रिलीज किया है। विश्व की 2 सशक्त डेमोक्रेसीज, विश्व की 2 लीडिंग इकोनॉमीज साथ मिलकर कैसे फोर्स फॉर ग्लोबल गुड बन सकती हैं। फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट में उसका ब्लूप्रिंट है। इसमें स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को होलिस्टिक तरीके से आगे बढ़ाने की अप्रोच और कमिटमेंट
साफ दिखता है। जर्मनी की तरफ से स्किल्ड भारतीयों के लिए हर वर्ष मिलने वाले वीजा की संख्या को बढ़ाने का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे जर्मनी के विकास को नई गति मिलेगी। हमारी आपसी व्यापार $30 बिलियन से अधिक के स्तर पर पहुंच चुका है। आज एक तरफ सैकड़ों जर्मन कंपनियां भारत में हैं, तो वहीं भारतीय कंपनियां भी तेजी से जर्मनी में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रही हैं। आज भारत डाइवर्सिफिकेशन और डी रिस्किंग का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। भारत ग्लोबल ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग का भी हब बन रहा है। ऐसे में आपके लिए मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का ये सबसे उपयुक्त समय है। स्थिरता और सतत विकास की जरूरत पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडो पैसिफिक दुनिया के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। ईयू और एशिया पैसिफिक क्षेत्र के बीच संबंध मजबूत करने में एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस का महत्वपूर्ण रोल रहा है। लेकिन मैं इस मंच को सिर्फ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के सीमित दायरे में ही नहीं देखता हूं। मैं इसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र और विश्व के बेहतर भविष्य की साझेदारी के रूप में देखता हूं। दुनिया को स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी की जरूरत है। ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। चाहे सोसाइटी हो या फिर सप्लाई चेन, हर मोर्चे पर इन वैल्यूज को बल देने की जरूरत है। इनके बिना कोई भी देश, कोई भी रीजन अपने बेहतर फ्यूचर की कल्पना नहीं कर सकता। इंडो पैसिफिक रीजन तो दुनिया के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रतिभा, प्रौद्योगिकी, इनोवेशन और आधारभूत संरचना भारत के विकास के टूल्स हैं। आज भारत डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिमांड और डेटा, इसके 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। टैलेंट, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की ग्रोथ के टूल्स हैं। इन सभी को ड्राइव करने वाली एक और बड़ी ताकत आज भारत में है। ये ताकत है एस्पिरेशनल इंडिया, यानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई एस्पिरेशनल इंडिया की डबल ताकत भारत के पास है। और एस्पिरेशनल इंडिया को हमारा यूथ ड्राइव कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत भविष्य की दुनिया की जरूरतों के लिए काम कर रहा है। हमारा मिशन एआई हो, हमारा सेमीकंडक्टर मिशन हो, मिशन क्वांटम हो, मिशन ग्रीन हाइड्रोजन हो, स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े मिशन हो, डिजिटल इंडिया का मिशन हो, इन सभी का लक्ष्य दुनिया के लिए बेहतरीन और विश्वसनीय समाधान देना है। आप सभी साथियों के लिए इन क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट्स और कोलैबोरेशंस की अनेक संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत हर इनोवेशन को एक शानदार प्लेटफॉर्म और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नए स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री 4.0 के लिए अनंत संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। आज भारत अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने में जुटा है। रेल, रोड, एयरपोर्ट और पोर्ट में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इसमें
जर्मन और इंडो पैसिफिक रीजन की कंपनियों के लिए अनेक संभावनाएं हैं। मुझे खुशी है कि रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर भारत और जर्मनी मिलकर काम कर रहे हैं। निवेशकों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ने का यही सही समय है। भारत की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ने का यही समय है, सही समय है। जब भारत का डायनेमिज्म और जर्मनी का प्रिसिशन मिलता है, जब जर्मनी की इंजीनियरिंग और भारत का इनोवेशन मिलता है, जब जर्मनी की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलता है, तब इंडो पैसिफिक के साथ साथ पूरी दुनिया का बेहतर भविष्य तय होता है। साथियों, आप बिजनेस वर्ल्ड से जुड़े हैं। आपका तो मंत्र होता है, व्हेन वी मीट वी मीन बिजनेस। लेकिन भारत आना सिर्फ बिजनेस ही नहीं होता। भारत के कल्चर, कुजीन और शॉपिंग को आपने समय नहीं दिया तो आप बहुत कुछ मिस करेंगे। इससे पहले जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आर्थिक सफलता के लिए सच्चे, वास्तविक और समावेशी लोकतंत्र की जरूरत होती है। उन्होंने भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति का भी जिक्र किया। करीब 12 साल बाद भारत ने एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस की मेजबानी की है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।